नहीं करना इसको। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? महान हिमालय। और इसमें हमने क्या कर लिया था? चोटियां कर ली, ग्लेशियर्स कर लिए, उनका पूर्व से पश्चिम क्रम कर लिया, दर्रे कर लिए, ये सारे कर लिए। ठीक है, अब कुछ इसके फैक्ट लिख लो जो हमारे लिए काम के हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट लिखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है विश्व की सबसे ऊंची चोटी का? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? किसी को पता है तिब्बत में क्या कहा जाता है? हाँ जी, सांगपो नदी का नाम है चोमू लुंगमा। तिब्बत में चोमू लुंगमा। चोमू लुंगमा, जिसका अर्थ, चोमू लुंगमा का अर्थ ब्रैकेट में लिखो, पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। चोमुलुंगमा पर्वतों की रानी। चोमुलुंगमा का हिंदी में अर्थ है पर्वतों की रानी। इसको कहा जाता है पृथ्वी पर देवी। पृथ्वी पर देवी। अगला फैक्ट लिखना, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय में, हिमानिया वृहद हिमालय में, लिख नहीं रहे? अच्छा, तो ग्रेट हिमालय तो पूछ लिया करो। मैंने सोचा आज इंग्लिश मीडियम वाले कोई है ही नहीं, पूछ लिया करो। वृहद ग्रेट हिमालय इस, हाँ हिमालय, हिमालय ग्लेशियर्स। तो मेरे तो बहुत दिमाग में थे दो चार, मैं आज वो है नहीं तो अपने हिंदी में ही चलने दो, कोई नहीं। वृहद हिमालय में, हिमानिया पर हिंदी वाले लिख लो। वृहद हिमालय में हिमानिया पूर्वी व मध्य भाग में, मिडिल और ईस्टर्न पार्ट में, पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंची है। अब लिखा रहा हूं, वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय, हिमानिया को ग्लेशियर्स, पूर्वी व मध्य, पूर्वी यानी मिडिल और ईस्टर्न पार्ट, और पश्चिम यानी वेस्टर्न पार्ट की अपेक्षा उनकी जो हाइट है हिमानियों की, वो क्या है? ज्यादा है। अब इसको समझना एक बार, बहुत सिंपल से तरीके से बात करते हैं। ये कौन सा पार्ट हो गया? वेस्ट वाला पार्ट हो गया। और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ईस्ट यानी पूर्व का पार्ट हो गया। अब एक बार ध्यान देना, यहां से फैक्ट बनेगा ये। अब यहां ये बता रहा है कि हिमानिया ग्लेशियर्स, तो पहले बताओ हिमानिया ग्लेशियर्स हैं क्या? बताओ। बताए हुए मेरा ग्लेशियर्स, मैंने हिम नदी करवाया था। क्या है ग्लेशियर्स? हिमानी, हिम नदी और हिमानी ग्लेशियर्स क्या है? तो ट्राई करो। हिमानिया यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको हिमखंड भी कह देते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें, तो जमने की बात करें, तो याद करो मैंने बताया था कि पश्चिम में हिमरेखा और पूर्व में हिमरेखा किधर ऊंची है? पश्चिम में कि पूर्व में? क्या बात है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर, थक गए क्या? आ जाइए, आ जाइए। क्या घर चले गए थे? अच्छा फिर ठीक।
चलो, अरे बैठ जाओ। अच्छा और आएंगे अभी, चलो वेट कर लेते। चलिए 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 चलिए, नमस्ते। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए जिसको आना है। आ गए होंगे सभी, ठीक। याद रखिए मैंने कहा था कि, अरे बस करो यार। अब यहां देखो, पश्चिम में जो हिम रेखा है वो ऊंची है और पूर्व में नीची है। यानी अगर हम पश्चिम से, वेस्ट पार्ट से अगर हिमालय की बात करें और ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाएं, तो जो हिमानी है, सॉरी हिम रेखा है, आइसोलाइन है। और आइसोलाइन क्या होती है? ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर क्या मिले? बर्फ मिले, हिमानी मिले, आइसोलाइन। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई, बर्फ जमी हुई है। अब यहां पर क्या लाइन लिखाई मैंने कि पश्चिम की अपेक्षा, देखो लाइन को पढ़ो दोबारा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। वृहद हिमालय का पर्वत, सॉरी, वृहद हिमालय में हिमानिया पूर्वी में मध्य भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है, जबकि यहां पर लाइन क्या है? नीचे है। भाई देखो बात समझो, यहां पर क्या है? ऊपर। तो हिमानी का मतलब, ऊंचे का मतलब ऊंचाई से नहीं है, उनकी जो हाइट है, उनकी जो चौड़ाई है या जो लंबाई है, ये इतना ही ऊंचे। और ये बात समझ में आ रही है? यहां ध्यान दे देना, मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम में जो स्नो आइसोलाइन है, स्नो लाइन है जो, इसकी बात करते हैं, ये ऊंचाई पर है और ये क्या है? नीचे है। अब मान लो कि यहां से बर्फ इतनी जमी, ठीक है, और यहां से इतनी जमी, ये वाली लंबाई इससे क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये नीचे है तो इसकी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी ना। ठीक वैसे ही आपने जब वायुमंडल किया होगा, इसको जोड़ो, वहां से कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा हमारे। वायुमंडल किया होगा तो इक्वेटर लाइन और 90 डिग्री, क्या मैंने सही बनाया है? यहां पर होगा 0 डिग्री और यहां पर होगा 90 डिग्री। धरातल से यहां पर वायुमंडल की ऊंचाई और यहां पर वायुमंडल की ऊंचाई, यहां पर कहते हैं 18 किलोमीटर है और यहां पर 13 से 14 किलोमीटर है। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई बताते हैं। ऐसा क्यों? जबकि एक सीधी समतल लाइन होनी चाहिए, इसका डिसाइड ऐसा क्यों हुआ? ये जो पेटियां बनाई या ये जो जोन बनाए, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर जो बनाए, इनका बेस लिया गया तापमान। क्या लिया गया? तापमान। अब यहां पर गर्मी ज्यादा है तो वो गैसें क्या होंगी? गर्म होकर ऊपर जाएंगी, और यहां पर कम। तो कहने का मतलब ये है, अब मान लो समताप मंडल अगर ऐसे है तो एक तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, तो यहां से समताप मंडल की मोटाई क्या हो जाएगी? ज्यादा, और यहां से क्या हो जाएगी? कम। बात समझ में आ गई? तो यहां से समताप मंडल अधिक ऊंचे हैं। तो मैं आइसोलाइन की बात नहीं कर रहा, यहां किसकी बात कर रहा हूं? हिमानी की, ग्लेशियर्स की बात कर रहा हूं, हिमखंड की बात कर रहा हूं, आइसोबार की बात कर रहा हूं। सॉरी आइसोबार नहीं, इसको बोलेंगे आइस, आइसबर्ग अलग चीज होती है, ठीक है। हिमानी यानी ग्लेशियर रखो, मैं उस ग्लेशियर्स की बात कर रहा हूं, उस हिम के टुकड़े की बात कर रहा हूं, उसकी मोटाई मध्य और पूर्वी भाग में
ऊंचे मिले। लाइन समझ में आ गई बात? ठीक है, अगली लाइन लिखो। ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल यानी माउंटेन स्लोप उत्तर की ओर मंद स्लो है और दक्षिण की ओर तीव्र स्टेप उसके क्या है? ऐसा क्यों? ग्रेट हिमालय, मान लो ये हिमालय है, इसका जो उत्तर वाला भाग है वो मंद ढाल का है और जो दक्षिणी ढाल है वो तीव्र है। ऐसा क्यों? हाँ सर, हाँ, अरे बताओ क्यों? अच्छा, महान हिमालय में लघु हिमालय की अपेक्षा डेन ड्यूरेशन कम होता है। बताऊंगा अभी क्यों होता है। देखो, मैंने आपको बहुत याद करो, जब हम हिमालय कर रहे थे, इधर से क्या लग रहा है? धक्का लग रहा है, और इधर क्या है? स्टेबल हो गया। ऊपर वाला तिब्बत का पठार क्या है? पहले का बना है, तो वो स्टेबल हो गया। तो स्टेबल लगेगा और इधर से लगेगा तो यहां से तो धीरे धीरे उठेगा, और यहां से जहां से जोर लग रहा है वहां से क्या लगेगा? तेज। तो ये ढाल क्या हो जाएगा? शार्प एंड में तेज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो प्लेटों के कन्वर्जन के कारण, अभिसरण के कारण ये ढाल ऐसा क्यों हुआ? प्लेटों के अभिसरण। एक प्लेट ये है यूरेशिया प्लेट, और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उस पर क्या डाल रही है? दबाव। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? बना के बता देता हूं। ये देखो, यहां पर ट्रांस हिमालय बन गया, और ट्रांस हिमालय में हिमानिया ग्लेशियर्स बन गए। अब इन ग्लेशियर से और इसके नीचे यहां पर एक भ्रंश है, एक क्षेपण है, एक गड्ढा है, जिसको हमने क्या कहा था? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में थ्रस्ट क्या है? सच्चर जोन, इंडस थ्रस्ट, सिंधु क्षेपण या सिंधु भ्रंश। तो ये गड्ढा हो गया, और यहां पर हिमानिया है, और यहां पर इधर की तरफ हमने कहा कौन सा ढाल है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? उत्तल। ठीक है, और उधर क्या है? अवतल। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहां पर नदियां इस ढाल का अनुसरण करेगी, इन ग्लेशियर से नदियां क्या होंगी? नीचे की तरफ आएंगी। तो इसमें क्या इकट्ठा करेगी? डिपॉजिट करेगी, सेडिमेंटेशन करेगी। अब इधर से प्रायद्वीपीय भारत क्या मार रहा है? टक्कर दे रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, दबाव कर रहा है। तो जब दबाव कर रहा है तो इसके बीच का जो सेडिमेंटेशन है, जो मलबा है, वो क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो जब मलबा ऊपर उठेगा तो इस तरफ तो सपोर्ट है, तो यूं पड़ा है, और इधर से लग रहा है, तो जिधर से लग रहा है तो उधर से दबेगा ज्यादा कि नहीं दबेगा? और जिधर से ज्यादा दबेगा वहां से चीजें क्या होंगी? ज्यादा उठेंगी। जब ज्यादा उठेंगी तो ढाल क्या होगा? तीव्र। और उधर उसके मुकाबले क्या होगा? मंद होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लेटें क्या कर रही हैं? कन्वर्जन कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, जिससे बीच वाले पर क्या है? प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए महान हिमालय का जो साउथ वाला जो हिस्सा है, साउथ वाला जो पार्ट है, वो खड़े ढाल वाले, तीव्र ढाल वाले हैं, जबकि जो नॉर्थ का पार्ट है वो क्या है? मंद ढाल वाले। और ऐसा क्यों हुआ? तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? अभिसरण के कारण। अब यहां से कथन कारण बनता है। कथन कारण का प्रश्न बन जाएगा, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय उत्तर में मंद ढाल और दक्षिण में तीव्र ढाल वाले हैं। ये क्या हो गया? कथन। कारण बनेगा, यहां पर या मान लो प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप, प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप। तो मैंने कहा इस तरह के प्रश्न करने के लिए पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, क्या यह कॉन्सेप्ट दोनों लाइनें सही है या गलत है? सही है, तो मतलब आधी लड़ाई लड़ ली। अब इसको क्यों किसे जोड़ दो? अब इसको किससे जोड़ो?
क्योंकि से महान हिमालय का उत्तरी ढाल मंद और दक्षिणी ढाल तीव्र है, क्योंकि प्लेटों के अभिसरण के कारण। तो एक लाइन पूरी कॉन्सेप्ट वाली बन गई। अब इस प्रश्न को मैं उल्टा, यानी ए और आर सही और व्याख्या करते हैं। अब मैंने इस प्रश्न को पलट दिया। पलट क्या दिया? प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप, प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप, बात होगी। दूसरा नीचे लिखा रीजन, हिमालय का उत्तरी ढाल मंद और दक्षिणी ढाल तीव्र है। अब बताओ क्या होगा भाई? देखो, क्या इन ढाल के कारण अभिसरण हो रहा है? इसको जोड़ो, आपको पता लगेगा। प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप, क्योंकि हिमालय का उत्तरी ढाल मंद और दक्षिणी ढाल तीव्र, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते। कथन दोनों सही है। और ये जब होगा, ये कोई जरूरी नहीं ऑप्शन बी होगा। आजकल नहीं मैडम, चेंज हो गया। कई बार ऑप्शन ए दे देता है, ए गलत आर सही, ऑप्शन बी आर सही ए गलत, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही और व्याख्या नहीं करते, यानी इसको पलट दिया है। क्योंकि इसमें क्या है, हमारी मानसिकता हो गई है कि ए तो ये आएगा, बी ये आएगा, ऑप्शन ये आते हैं। आप देखोगे ना आज के ट्रेंड में, इसीलिए सुमेलित करने वाले पर्सन भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है। सुमेलित करने वाले अगर पर्सन की बात करते हैं तो अभी देखो आपके सामने माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? 8,000। तो ये ए एक नंबर 8,848 मीटर, ठीक है। बी मान लेते हैं आपकी K2, ठीक है, 2 नंबर। 3 नंबर मान लेते हैं कंचनजंगा। कितनी है कंचनजंगा की? 3 नंबर 8, 5, रुक जाओ प्रश्न बना रहा हूं। 859 8 मीटर और K2 की है 8,611 मीटर। ऑप्शन डी कौन सा लिखे? चलो, आपको ऐसे दिए हैं जो सारे ध्यान है। गुरु शिखर 17-22 मीटर। अरे मैंने दे दिया, एक बनाया, एक एग्जाम पर्सन बना रहा हूं, हाथों हाथी बना रहा हूं। अब मैं ऑप्शन लिखूंगा, आपस में चर्चा मत करना, ठीक है? जैसा आपको आए वैसा आंसर देना है। ये आपके सामने आ गया, कूट ए को कूट बी से सुमेलित करें। हाँ जी, कूट ए और कूट बी सुमेलित करने वाला दिया। ये ए ऑप्शन है, ये बी।
क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? चलो ऐसे आप एक साथ बोलोगे। जो ए को कह रहा है वो हाथ ऊपर करना। जो ए को, चलो एक ऑप्शन और कर देते हैं यहाँ, ई जो आजकल आ रहा है, अटेम्प्ट ही नहीं किया। जो ऑप्शन ए को, कोई नहीं, वेरी गुड। ऑप्शन 2 को, चलो ऑप्शन 2 को मैक्सिमम, ठीक है। ऑप्शन 3 को यानी सी को, कोई नहीं। ऑप्शन डी को, हाँ हाँ एक, ऑप्शन डी, अभी तो डी की संख्या ज्यादा थी, ठीक है डी। और ई को, इसको क्या गुरुजी माने पर्सन ही गलत ला गया, माने समझ ही, ईमानदारी से कोई ऐसा है तो बताओ। कोई नहीं है, यानी सभी ने अटेम्प्ट किया है। चलो इसमें देखो लॉजिक क्या लगाया है, जब भी सुमेलित करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, दिमाग हमारा ये काम करता है, इस वाले को हम मानते हैं और इससे वो मिलाते हैं। ट्रिक क्या की गई, इस वाले को स्टेबल मान लिया गया और इससे इसको मिलाया गया, जबकि इससे इसको नहीं मिलाना, इससे इसको मिलाना। तो इसमें अगर स्टेबल करें तो बी कूट क्या है, स्टेबल है। तो 8,848 हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट। तो इसमें एक नंबर में माउंट एवरेस्ट सारों में आ रहा है, ठीक है। 8,518 98 किसकी है, और कंचनजंगा का ऑप्शन क्या है, सी। तो सी वाले ये कट गया और ये कट गया। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा है, किसकी है, K2 का ऑप्शन क्या है, ई। और उसके बाद क्या है, बात समझ में। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, सही। तो ये पर्सन अभी इंडिविजुअल दिया, जब हमें क्या लगा, इजी लगा। और जब वो देता है ना तो हमारे दिमाग में हमने इतनी बार अभ्यास कर रखा है, और 90% ने अभी भी जो मिलाया होगा वो ऐसे ही मिलाया होगा, ऐसे नहीं मिलाया। इसलिए ये पर्सन हमारे गलत होते हैं। हमें इसका अभ्यास करना, जो आपके टेस्ट होते हैं ना वो इसका अभ्यास है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, और आपसे मैं ये प्रश्न गलत करवा के दिखाऊंगा, कॉन्फिडेंस मैं दिखाऊंगा आपको। जिन्होंने मेरे टेस्ट दिए उनको पता है, और मैं दिखाऊंगा कि आपने देखो ये गलती, और मैंने क्लास में कहा था एकदम इजी सा प्रश्न होगा, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकोगे कि उसका आंसर चेंज होगा। और ये भी मत रखना कि सर ने कहा था पेपर लिया कोई टफ आएगा, पता नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यार इतना इजी कैसे हो सकता है। जैसे भारत की राजधानी मैंने दिल्ली लिख दिया, तो अब एक पूर्वी तिमोर की राजधानी भी दिल्ली है ना, तो वहां दिमाग लगाना, अच्छा दिल्ली इतना इजी तो नहीं दे सकता, कहीं पूर्वी तिमोर की तो नहीं पूछ ली है। ये भी नहीं करना है, ठीक है। जब आपको हिंदी लैंग्वेज में दिक्कत हो तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, किसी मीडियम को, इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी पढ़ना कोशिश करो और आपके प्रश्न सही होंगे। चाहे आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरएस का दे रहे हो, चाहे कोई भी, क्योंकि ये बात लिखी होती है हिंदी और इंग्लिश में जब भी टकराहट होगी जीत इंग्लिश की होगी। लेकिन बोर्ड ने इस बार नियम चेंज कर दिए। 12वीं क्लास में हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों में दिक्कत हो, क्यों मैंने एक प्रश्न बताया था ना, तो अब मान्य किसकी जाएगी, हिंदी। तो डरने की बात नहीं है। चलो तो बात समझ में आ गई, इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगला लिखो, क्या लिखा रहा था मैं, ठीक है। इसका प्रमुख कारण, मेन रीजन, प्रमुख कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में जिक्र आएगा तो इनको अकेला नहीं बोलना है, इंडिया प्लेट नहीं बोलोगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं बोलोगे, इनको क्या करोगे, जोड़कर ही बोलोगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कई किताबें लिख देती है इंडिया प्लेट, इंडिया प्लेट, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, ये आदत डालनी है, इनको जोड़कर पढ़ना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया गया अभिसरण या अभिसारी बल, अभिसारी बल, अभिसारी का मतलब होता है ठीक है, और अपसारी का डाइवर्जन। उसके बाद अगला लिखो, महान हिमालय के ग्रेट हिमालय एक ही नाम है, वृहद, महान, आंतरिक, इंग्लिश में एक ही नाम है,
ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के आंतरिक भाग में यानी इनर कोर में आर्कियन, इंग्लिश में आर्कियन ही लिखा जाएगा, आर्कियन सेल रॉक्स, आर्कियन चट्टाने ब्रैकेट में लिखना ग्रेनाइट, नीस, नीस या नाइस बोलते हैं इसको, नीस और सिस्ट, सिस्ट ब्रैकेट बंद, तथा पार्श्व, पार्श्व बोलते किनारों को, हाँ पार्श्व भागों में, किनारों पर पार्श्व भागों में कायांतरित मेटामॉर्फिक, कायांतरित मेटामॉर्फिक व अवसादी सेल यानी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब इसको समझना, ये महान हिमालय, ये महान हिमालय मान लो। अब इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये बेस मान लो धरातल, आंतरिक इनर पार्ट, कोर पार्ट, किसी भी चीज का ये कोर है, तो यहां पर कौन सी चट्टाने हैं? आर्कियन युग, आर्कियन युग की चट्टाने, आर्कियन सेल्स या आर्कियन युग की चट्टाने कौन सी होंगी? ये तो मैंने बता दिया ग्रेनाइट, इसके अलावा चलो इन तीन के अलावा सुन लेना। इंडिया का जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो चट्टाने जमी, जब क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, लावा वाले फॉर्म में था, हार्डन युग में था, तो जब ये जमा, तो जो पहली चट्टान भारत में बनी वो थी आर्कियन युग दिया गया, अब भारतीय नाम है। इसके बाद बना धारवाड़ क्रम, कौन सा क्रम? धारवाड़ क्रम, इसीलिए अरावली और दूसरी जो पुरानी चट्टाने हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने, रट्टा मारा होगा कि अरावली में कौन सी चट्टाने, धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम, ये इसका नामकरण है। तो भारत में सबसे पहले जो चट्टाने जमी वो कौन सी थी? आर्कियन। अब जब चट्टाने यानी मैग्मा जमा, तो कुछ धरातल के ऊपर जमेगा और कुछ धरातल के नीचे। तो आपने पढ़ा होगा नीचे जो जमता है वो कौन सा होता है? ग्रेनाइट। धरातल के नीचे जो जमता है वो कौन सा होता है? ग्रेनाइट। और धरातल के ऊपर जमता है वो कौन सा होता है? बेसाल्ट। सुना है? अब जब हम बात करें तो ये पर्वत बन गया। जब हम तली में देखें यानी गहराई में जाएं तो यहां पर हमें मिलती है कौन सी चट्टान? बेसाल्ट। और ऊपर हमें यानी मान लो ये देख लेते हैं कि जमी कहां? बेसाल्ट। और नीचे कौन सी है? ग्रेनाइट। और जब गहराई में देखें, खोद कर देखें, तो गहराई में हमें मिलती है कौन सी? बेसाल्ट। और धरातल के ऊपर हमें कौन सी मिलती है? ग्रेनाइट। ऐसा क्यों? जमे तो ऊपर नीचे लेकिन स्थिति बदल गई, ऐसा क्यों? अरे जागो, बताओ क्यों? नहीं नहीं मनसा, अच्छा पानी के साथ घुल गए। सब पढ़ा हुआ है लेकिन बस हमारे क्या है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम को जोड़ने में दिक्कत है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही किसी चीज का निर्माण होता है विनाश चालू हो जाता है, और पृथ्वी पर विनाश करने का एक ही तरीका है, डेंडुएशन, अपर्दन और अनाच्छादन। तो इसका क्या होगा? तोड़ेगी, काटेगी और
बहाकर क्या ले जाएगी, तोड़ेगी, काटेगी, बहाकर यहां जमा करेगी। तो क्या जमा हो रहा है, बेसाल्ट कहां चला गया, और ये धीरे धीरे कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए रिसर्च में ग्रेनाइट ऊपर चली जाती है और बेसाल्ट ये महासागरों का जो बेसिन होता है, जो गर्त होते हैं, उसमें ज्यादातर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, बेसाल्टिक। और महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो ज्यादातर कौन सी मिलती है, ग्रेनाइट। तो कारण क्या है, अपर्दन और अपक्ष अपक्ष इन दोनों को संयुक्त रूप से अनाच्छादन, इंग्लिश में डेंड्रिएशन कहा जाता है। तो ग्रेनाइट, तो इसी कारण जो पहले चट्टानें जमी, अब देखो हिमालय, हिमालय की बात करो तो हिमालय के अंदर जो कट के जो जमा हुई वो कौन सी थी, ऊपर वाले भाग में चल रहा है, वो और जगह डिपॉजिट हो रहा है। तो लेकिन जो पहली और प्राइमरी, जो पहली चट्टानें थी, जो सबसे पहले जमी, वो कौन से युग की चट्टानें थी, आर्कियन। और आर्कियन युग में जो लावा जमा, वो उससे कौन सी चट्टान बनी, ग्रेनाइट। हो सकता है आने वाले टाइम पर अनाच्छादन चलता रहे और ये आर्कियन चट्टान खत्म हो जाए और दूसरी चट्टान आ जाए। अब ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट पर ही जब क्या लगेगा, अत्यधिक दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम उसमें चेंज आएंगे, तो वो चट्टान अपनी क्या करेगा, फॉर्म चेंज करेगा। और जब वो फॉर्म चेंज करेगा तो वो जो चट्टानें बनेंगी उसी को कायांतरित या मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो यहां पर ग्रेनाइट अपनी फॉर्म चेंज करेगा तो बनेगा नीस। क्या बनेगा, नीस है ग्रेनाइट का, लेकिन उसका फॉर्म चेंज किया है। जो सेल थी वो स्लेट में, और स्लेट बनेगी शिस्ट में, तो वो चट्टानें आ गई। इनके किनारों पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगेगा, लेकिन इसके साथ ऊपरी भाग में कुछ क्या बनेगी, अवसादी चट्टानें भी मिलेंगी। जैसे उसमें अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो बहुत सारी अवसादी चट्टानें होती हैं, जैसे चूना पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी, जैसे क्ले की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी, तो कहने का मतलब किनारों पर तो हमें क्या मिलेगा, अवसादी, और यहां भी मिलता है, लेकिन यहां चट्टानों का नाम पूछा सॉरी, तो क्या नाम होगा, आर्कियन चट्टान। अगला लिखो, इस श्रेणी का देशांतरीय विस्तार, महान हिमालय की, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय का जो एक्सपेंड करता है, जो विस्तार है, लॉन्गिट्यूड्स, कितने लॉन्गिट्यूड्स के अंदर है ये, तो एटलस निकालो। अरे ये बढ़िया प्रश्न है, कई बार आता है। महान हिमालय का विस्तार, जो एक्सटेंट है, उसका फैलाव है, वो कितने देशांतरों के मध्य है। और देखो, कहां पढ़ा था सचिन, एटलस नहीं है, एटलस लाया करो। पहले तो महान हिमालय देखो कहां है, नंगा पर्वत देखो, मैंने बताया था नंगा पर्वत, सिंधु गोर्ज, ये मिल जाएगा नंगा पर्वत। और वहां से नामचा वर्वा तक देखो, नामचा वर्वा जो तिब्बत में है, अरुणाचल के जस्ट ऊपर है, देखो देखो क्या है, अगर नहीं मिला तो बता दूं, नंगा पर्वत के आसपास कौन सी देशांतर रेखा ऐसी, देशांतर रेखाएं सीधी नहीं होती, एक तो दिमाग में ये रखना, देशांतर रेखाएं, सुन लेना भाई, देशांतर रेखाएं ऐसे होंगी। तो कहने का मतलब अगर यहां पर 73 लिखा है तो धीरे धीरे उसका फैलाव क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम किधर की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से देखकर ऐसी लाइन मत खींचना,
ऐसे मत खींचना, थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ लेकर आओ। करो करो, शाबाश। नहीं, नंदा देवी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें पॉलिटिकल नाम होते हैं, फिजिकल नाम नहीं होते। चलो लिख लो। 96 97 तक तो सही है आपका, ठीक है। 74 से 96 लगभग 22 डिग्री के बीच में फैला हुआ है। अब कुछ किताबें मैं बता देता हूं, यहां विवाद है, ये याद रखना। कुछ किताबें इसको 73 डिग्री से 97 डिग्री भी लिखा मिलेगा, और कुछ इसको 72 डिग्री से क्या मिलेगा, 96, और कुछ किताबों में 74 डिग्री से 96। तो हमें यह याद रखना है, लगभग 22 डिग्री के मध्य फैला हुआ है। तो आप लिख लो 74 डिग्री से 96 डिग्री और लगभग 22 डिग्री या 22 देशांतर। यह प्रश्न बनेगा आपसे, महान हिमालय या हिमालय कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, तो लगभग 22 के मध्य फैला हुआ है। लास्ट लाइन लिख लो, इस श्रेणी में 40 पर्वत चोटियां हैं, पीक्स हैं 40, 40 पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई हाइट 7,000 मीटर से अधिक है, 7,000 मीटर से अधिक है। रेंज अब हेडिंग डालो, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इंग्लिश में लेसर हिमालय। अब हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। हिंदी वाले लघु हिमालय लिख लेना, मध्य हिमालय लिख लेना, अंग्रेजी वाले क्या लिखोगे, लेसर हिमालय लिखो। अब देखो लघु हिमालय हमारे भारत की दृष्टि से, इंडिया की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रश्न इसी हिमालय से पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी हमें इसी हिमालय से रहती है, इसी हिमालय से रहेगी। तो इसमें लिख लेना, पहले जर्नल इंट्रोडक्शन लिखते हैं। यह श्रेणी यानी माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूं, वृहद यानी ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण में पाई जाती है। अब यहां से दो लाइनें हैं, आप डिसाइड करना। हिमालय के दक्षिण में पाई जाने वाली चोटी शिवालिक, शाबाश। महान हिमालय के दक्षिण में पाई जाने वाली चोटी, लघु भी हो सकता है और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पाई जाने वाली, तो तीन हो सकते हैं, महान भी हो सकता है और तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगली लाइन लिखना, इस श्रेणी का फैलाव, इस श्रेणी का फैलाव पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक अब यहां ध्यान देना,
यहां पर कौन सा राज्य है? पंजाब। और यहां पर ये वाली यहां से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इतनी, ये वाली जो श्रेणी खींची गई है, तो ये वाली श्रेणी कौन सी है? लेसर हिमालय है, लघु हिमालय, जिनको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इसका विस्तार नेपाल में भी है। इसका विस्तार कहाँ है? थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है ना, उसके ऊपर भी है। ठीक है। और इसके नीचे जस्ट एक पतली सी लेयर और है, जिसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अलग अलग जगह शिवालिक के भी अलग अलग नाम है, जैसे कहीं इसको दूधवा पहाड़ी के नाम से, कई जगह जम्मू की पहाड़ी के नाम से, इन नामों से इनको जाना जाता है, जो हम लिख लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लघु हिमालय है, ये भारत की दृष्टि से क्या है? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश तक नहीं गया, ये कहां तक गया? असम तक गया। कहां तक गया? असम तक गया। उसके बाद लिखना, इसकी ऊंचाई यानी हाइट 3500 से 4500 मीटर। उसके बाद चौड़ाई 80 से विर्थ 80 से 100 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें लिखना, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम यानी वेस्ट टू ईस्ट, इस श्रेणी का क्रम, पश्चिम से पूरब तक इस श्रेणी का क्रम। अब ब्रैकेट में लिखना, अलग अलग राज्यों में, यानी डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, इनको अलग अलग स्थानीय नामों से, लोकल लैंग्वेज की बात करें, स्थानीय नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। तो अब एक इंडेक्स बनाओगे, पहले में लिखोगे श्रेणी, इसका क्रम मैं यही बता रहा हूं, वहां आगे नहीं बताऊंगा। यानी यहां में ये कहां से चलेगी? पश्चिम से पूरब की तरफ। मैं भी ड्रॉ करके भी बताऊंगा, लेकिन आप एक बार लिखना है। उसके बाद राज्य, उसके बाद लिखोगे विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, विशेषता की बात करेंगे। तो पहला सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ज्यादातर आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी, और ये है जम्मू और कश्मीर में। इसकी विशेषता लिखो, कुछ इसमें पॉइंट लिखो। पहला, मध्य हिमालय यानी लेसर हिमालय का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट, पहला हो गया। दूसरा, जम्मू को कश्मीर से अलग, क्या अब भी अलग करती है जम्मू कश्मीर को?
जम्मू को कश्मीर से, जम्मू को कश्मीर से। अच्छा, पुराने टाइम पर पुराने डाटा देखो क्या थे, एटलस निकालो। जम्मू ये वाला जो पार्ट है ना, ये वर्तमान में J&K हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, लद्दाख। पहले जो ये लद्दाख वाला जो पार्ट था ये कश्मीर कहलाता था। क्या कहलाता था, कश्मीर। अब इस वाले, पहले तो ये पूरा का पूरा क्या था, इसी में था, तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर इस वाले पार्ट को कहते हैं। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां पर है कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। पहले जम्मू अलग था और कश्मीर अलग था। अब वो जो कश्मीर वाला पार्ट है उसको लद्दाख कहने लगे, क्योंकि इसका भाग, हालांकि कुछ भाग इसका अभी भी है J&K में, लेकिन ये डिवाइडेशन उस टाइम के आधार पर किया गया था। अभी नई किताबें हैं उसमें ऐसी कोई लाइन लिखी नहीं आती, लेकिन आपके ध्यान में ये बात होनी चाहिए। पहले के टाइम पर जम्मू अलग था और कश्मीर अलग। जम्मू के अंदर हमारे जैसा क्लाइमेट रहता था, यानी पंजाब के जैसा, गर्मी के दिन गर्मी रहती थी। और जम्मू से जब हम कहा जाते थे, कश्मीर की साइड, श्रीनगर की साइड, तो वहां क्या है, ऊंचाई बढ़ती थी, ठंडक बढ़ती थी। तो अंग्रेजों ने फिर क्या है, श्रीनगर, तो अंग्रेजों का देखो क्या है कि राजधानी शिफ्टिंग का काम था, 6 महीने यहां करेंगे, 6 महीने, क्योंकि उनको गर्मी क्या लगती थी, ज्यादा। तो ये उस संदर्भ में, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, J&K ये हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, लद्दाख। लेकिन पुराने आंकड़े हैं, तो अगर लद्दाख आएगा तो आंसर लद्दाख होना चाहिए। उसके बाद लिखो जवाहर सुरंग, इसके बारे में तो सुना होगा, जवाहर सुरंग इसी पीर पंजाल श्रेणी में, जवाहर सुरंग। उसके बाद मध्य हिमालय, कैसे गिर गए भैया, नोट ही बहुत बड़ा है, उठा लो उठा लो। अरे सुनना, टनल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं। जैसे ये कोई अवरोधक है तो इसको क्या करते हैं, काट कर तो टनल बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं, जैसे अटल टनल। तो उस तरह इसको क्या बोला जाता है, जवाहर सुरंग। तो ये जवाहर सुरंग किस श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में है। उसके बाद मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, लॉन्गेस्ट रेंज की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी श्रेणी, और इस श्रेणी में 2 गैप हैं, गैप लिखना, पीर पंजाल और बनिहाल, ये 2 गैप हैं, दर्रे हैं, क्या नाम है, पीर पंजाल और बनिहाल, बनिहाल। हाँ, तो दर्रे को पास भी कहते हैं, गैप भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका सर, लास्ट में बैठे हो, हाँ, हर्ष। कल आपने एक प्रश्न पूछा था, बुर्जिल दर्रा, वो बुर्जिल नहीं है, वो बनिहाल है। मैंने कल इसलिए आपका जिज्ञासा शांत नहीं की, जब मध्य हिमालय आएगा तब बताऊंगा मैं। बुर्जिल, आप ये याद रखो, बनिहाल कहाँ है, मध्य हिमालय में, और बुर्जिल कहाँ है, महान हिमालय में, ट्रांस में नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका विस्तार, एक्सटेंट की बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं, तो झेलम, झेलम नदी, झेलम रिवर से
व्यास नदी के मध्य, झेलम से व्यास रिवर के मध्य 400 किलोमीटर, झेलम से व्यास नदी के मध्य। एटलस निकालो और इन दो रिवर को फाइंड करो, ढूंढो, जल्दी करना थोड़ा सा। सिंधु की सहायक नदियां हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी, फिर कौन सी, और फिर कौन सी, और सबसे लास्ट में कौन सी। और ये पांचों नदियां कहां जाकर मिलती है, कहां पर, कहां पर, पाकिस्तान। मिठन कोट नाम की जगह है, बताऊंगा मैं, कराऊंगा जब रिवर कराऊंगा तो बताऊं। अरे मिल गया, हाँ जी, व्यास नहीं है, अरे चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। घर पर जाकर जब आप इसको जम्मू कश्मीर का स्पेशल मैप देखोगे उसमें मिल जाएगा। हिमाचल से निकल, सतलज, व्यास, नाम तो सुना है ना। हाँ हाँ, रावी है, फिर आगे तो झेलम से और व्यास नदियों के बीच में जो रेंज पाई जाती है उस रेंज को क्या कहा जाता है, पीर पंजाल नाम से बोला जाता है। और किताबों में इसको किस नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय। स्थानीय लोग जो वहां लोग रह रहे हैं, इतने पार्ट को, यानी कहा झेलम नदी से लेकर व्यास नदी तक के पार्ट को किस श्रृंखला के नाम से जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। अब अगला लिखना, धौलाधर, धौलागिरी की बात नहीं कर रहा, धौलाधर श्रेणी, वो धौलागिरी चोटी है, और निकलेगी, धौलाधर श्रेणी की बात कर रहा हूं, तो दूसरी श्रेणी है धौलाधर, और ये है धौलाधर। और यह धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में, जबकि धौलागिरी चोटी कहां है, नेपाल में। हाँ जी, शिमला गया हुआ कोई, अरे हाँ ना भरो ना, कौन कौन नहीं गया मेरी तरह, चलो कोई कोई नहीं, कोई। अब कभी, अरे सुन लो, वहां पर एक सड़क है जो बड़ी फेमस सड़क है ना, ठीक है। अब अरे सुन लो मैडम, क्यों, एक चीज है, उससे ऊपर जाओगे खुपरी है, गए हो खुपरी, हाँ तो शिमला गए हो, लेकिन हमें, अब जब शिमला जाओ ना तो वहां जाके खड़े होना, अच्छा ये है क्या धौलाधर श्रेणी, तो शिमला नगर किस श्रेणी पर स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर। दूसरी बात, आपने वहां जाके देखा होगा तो घाटियां मिली होंगी, गहरी गहरी खाई, तो यहाँ पर दो घाटियां भी फेमस है। कोई बता सकता है, शिमला गए होगे तो दो घाटियां देखी होंगी आप, जी मैं तो खाई देखी और क्यों कौन देखी, है ना। या हमने वहां पर सुसाइड पॉइंट देखा, आजकल मिल जाते हैं हर जगह, जहां पर खाई होगी ना वहां पर मिल जाते सुसाइड पॉइंट। क्या टंकी पर भी सेट भी होता है सर, तो स्पेशल गाइड दिखाता है कि ये सुसाइड पॉइंट है, हर जगह मिलेगा, दुखी लोग। चलो, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां, कांगड़ा घाटी और कुल्लू, और ये जगह भी आप, कांगड़ा नाम सुना होगा, कुल्लू सुना, तो ये दोनों वैली जो है कौन सी पर है, धौलाधर। तो लिख लो, विशेषताओं में पहला लिख लो, यहां कांगड़ा वैली, कांगड़ा घाटी व कुल्लू घाटियां, ठीक है। और उसके बाद शिमला नगर, शिमला कौन सा नगर है, नगरों की कई क्वालिटियां होती हैं, हाँ जी, ठंडा नगर, अरे इससे भी बहुत ठंडे नगर हैं, ये है पर्यटन नगर,
टूरिस्ट पहले से आते हैं कई, तो ये आपको लगता है मजाक, हर नगर के नाम होते हैं, कोई प्रशासनिक नगर होता है, ठीक है, कोई पर्यटन नगर होता है, कोई धार्मिक नगर होता है। कोई धार्मिक नगर का नाम बता सकते हो? ठीक, यानी तो इस तरह से बहुत है, और आने वाले टाइम पर अयोध्या भी टॉप 10 या टॉप 3 में होगा। उसके बाद लिखो तीसरा मंसूरी। मसूरी जिसको आप लोग कहते हो, सुना होगा मसूरी जा रहा है अभी को, तो मसूरी, और मसूरी को स्थानीय नाम लिखना नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, इसको जो रेंज के नाम से जाना जाता है मसूरी। कहां भाई मसूरी? राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। हाँ सही बोल रहे हो कि देहरादून से आगे, और मसूरी से थोड़ा सा आगे जाएंगे और, हाँ जी नहीं याद आ रहा। कसोल का नाम कौन सुने? ठीक, कोई नहीं, बोलेगा भक्त तो सुनने में मिल जाए, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। हाँ देसी जड़ी बूटियां बहुत मिलती हैं यहाँ, वास्तव में जड़ी बूटियां मिलती है। आप क्या सोच रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देसी जड़ी बूटियां हाँ मिलती हैं। वहां जाकर, लेकिन सीधे किसी वहां स्थानीय लोगों से मांग मत लेना, नहीं तो वो कुछ और जड़ी बूटियां पकड़ा देंगे आप, ठीक। हाँ जी, अगला लिखो, इसमें ज्यादा कोई विशेषता नहीं, पर्यटन के लिए है। उसके बाद चौथा लिखो महाभारत श्रेणी। चौथा है ना? अच्छा हाँ ठीक ठीक। पहला पीर पंजाल, दूसरा धौलाधर, तीसरा मंसूरी, हाँ ये मसूरी नागा टिब्बा। अरे नहीं नहीं, काटो उसको, अगर लिख दिया तो गलत लिखा है। हाँ, अरे तीसरा लिखो मंसूरी या नाग टिब्बा। यह जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड। मैडम स्थानीय नाम है इसका, मंसूरी रेंज का स्थानीय नाम, वहां के जो लोकल है वो इसको नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखो महाभारत श्रेणी, चौथी श्रेणी, उसमें कुछ नहीं लिखना, उत्तराखंड लिखना। ये कहाँ है? उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी कहाँ है? महाभारत नेपाल में, शाबाश। तो उसके आगे डैश करके लिख लो नेपाल। उसके बाद देखो इंग्लिश में लिखा जाता है डोक्या श्रेणी। क्या है? डोक्या, DOKY, डोक्या श्रेणी। हिंदी में इसको ठोक्या श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ हंस लो, इंग्लिश में डोक्या, ठीक है। अब नाम अटपटे, देखो जिनके नाम अटपटे होते हैं ना वो दुनिया में नाम कमाते हैं। कभी सुना है कि एक ग्रेट साइंटिस्ट हुआ रामलाल? नहीं सुना ना? तो ऑर्डिनरी जो नाम होते हैं वो ऑर्डिनरी काम करते हैं। तो इस तरह के नामों से एक्चुअली मैं लिखा डोक्या श्रेणी देता, लेकिन कई बार एग्जाम में ये नाम आ जाता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने, डोक्या श्रेणी या ठोक्या श्रेणी। हाँ पांचवी है, ये है सिक्किम में, ये है सिक्किम में। उसके बाद ब्लैक माउंटेन, ओ सॉरी, हाँ ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन तो यूएसए में, ब्लैक माउंटेन, हाँ रेंज है भूटान में, सिक्किम, और ये भूटान में। हाँ अब इसका क्रम देखोगे ना तो ये कहां से है? पश्चिम से। पश्चिम में पहले क्या आ गया? जम्मू कश्मीर,
फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर सिक्किम और फिर क्या आ गया, भूटान। ये पूरी रेंज को पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद नागा टिब्बा, ये सारी रेंज को एक ही नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय। लेकिन अलग अलग राज्य में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। जय श्री महाकाल गुरु। बोतल सर की है पानी की।